हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए, आज जो हम सीखने वाले हैं, सीखने वाले हैं वो हमारे पास है सेंटर ऑफ मास। आज हम जो बात करेंगे वो सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको फाइंड करते हैं, यानी इसकी पोजीशन कहाँ होती है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसका एक्सेलरेशन क्या होता है। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम बात करेंगे केवल पोजीशन की और थोड़ी थोड़ी इसमें वेलोसिटी की भी बात करेंगे वो। यानी आज जो मेन बात है अपनी वो रहेगी कि सेंटर ऑफ मास होता कहाँ है, किसी ऑब्जेक्ट में या किस दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई सेंटर ऑफ मास आएगा कहाँ, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। यानी हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे आज, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो समझते हैं। देखो, सेंटर ऑफ मास को समझने से पहले हम एक बात समझते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक रोड है, ये एक रोड है, ठीक है। ये रोड है, इसमें मास जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका जो मास है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर इसका जितना पार्ट आप यहां से ले रहे हो, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का पार्ट यहां से ले रहे हो और 1 सेंटीमीटर का पार्ट यहां से ले रहे हो, तो दोनों का मास सेम आएगा, ठीक है। तो ये हमने एक रोड दी जिसमें मास क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है। और जब ये कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है तो मैं मान लीजिए मैं यहां से इस कोने से पकड़ के इसको उठा रहा हूं, तो क्या पूरी उठ रही है? क्या पूरी उठेगी? नहीं उठेगी, ये कोना इसका नीचे रह जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इसी को दोबारा इसको उठाने की कोशिश की, जैसे मैं दूसरी ले लेता हूं, ये लो। जैसे मान लीजिए मैंने यहां उठाने की कोशिश की इसको, ये लो, हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसको एल देखो उठाने की कोशिश की, तो क्या पूरी उठ के आई है? नहीं उठी, ये पूरी नहीं उठी। इसका मतलब इसको पूरा उठाना मेरे को एक साथ, इसको पूरा उठाना एक साथ। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लूं जहां पे मैं जैसे इसको पकड़ के ऐसे उठा रहा था, उसी प्रकार से उस पॉइंट पे पकड़ के इसको मैं उठाऊं, ऐसे जैसे इसको उठा रहा था मैं, अगर मैं कोई पॉइंट यहां पे कोई ढूंढ लूं ऐसे, देखो इस प्रकार से, तो एक पॉइंट मेरे को ऐसा मिल जाए, एक पॉइंट मेरे को ऐसा मिल जाए कि मैं वहां से पकड़ूं इसको और आराम से इसको उठा सकूं, वो वाली पोजीशन अपने मिल जाए, तो हम उसको सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं। यानी सेंटर ऑफ मास ऐसा ही होता है कि एक ऐसा पॉइंट इसमें से कोई मिल जाए अपने को, इसमें एक कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे पकड़ करके हम इसको पूरा उठा सके। इस प्रकार से यदि मैं इसको यहां से पकड़ूंगा, यहां से जैसे मान लीजिए मैं इस कोने से पकड़ूं, तो ये इस प्रकार से मोशन करेगी, समझ रहे हो? तो यानी एक ऐसा पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसका टोटल मास हम मान सके, उसको हम सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं। यानी इस पूरे जो ऑब्जेक्ट है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है, जो रोड है अपने पास, उसका कोई एक पॉइंट ऐसा हो जहां पे हम टोटल मास को क्या मान सकें, प्रेजेंट मान सकें, और उस पॉइंट पे यदि हम कोई फोर्स लगाएं तो वो पूरे ऑब्जेक्ट पे लग जाए। या फिर मैं कहूं कि वहां से उसको पकड़ के मैं उठाना चाहूं तो पूरा उठ जाएगा। ऐसा जो पॉइंट होगा उसको हम सेंटर ऑफ मास करेंगे। अब ये जो सेंटर ऑफ मास होता है, इसकी पोजीशन को हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जो है अपने पास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, आइए इसको समझते हैं अपन। यानी हम क्या देख रहे थे, उस पॉइंट की पोजीशन देख रहे थे कि कहां पे वो सेंटर ऑफ मास हमें मिलेगा। अगर पोजीशन हमें देखनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मैं क्या करता हूं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूं। ये देखो मैंने लिया एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक ली हमने कोई भी एक्सेस या वाई एक्सेस, और ये ले ली हमने एक्स एक्सेस, ठीक है। एक ले लिया मैंने एक्स, दूसरा ले लिया वाई। ये मैं मानता हूं कि एक्स है और ये मानता हूं कि मैं वाई है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट रख लेता हूं, ऑब्जेक्ट रखता हूं। एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख लिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख लिया,
और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख लिया। इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट मान लिए। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस डिनोट कर लेते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये तीन हमारे पास क्या आ गई इसकी एक तो लेते हैं अपन ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, एक ये इसके लिए और एक ये, अरे कहाँ जाएगा तू, एक ये इसके लिए। ऐसे n हमने क्या मान लिए, ऐसे n मान लिए हमने ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट हमने n मान लिए। ये लो, ये n ऑब्जेक्ट है, ठीक है, n ऑब्जेक्ट हमने ले लिए। हम ये लिख लेते हैं कि ये जो पहले वाले का जो अपने पास पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी ओरिजिन से जो अपने पास डिस्टेंस है जिसको हम पोजीशन बोलते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर क्या है उसको मैंने मान लिया m1, और इसका मास क्या है m1, और इसका मास क्या है m2, इसका मास क्या है m3, और ऐसे बहुत सारे मास है अपने पास, m4 भी हो सकता है, बहुत सारे मास हमने ले रखे, n तक हो सकता है। पहले के लिए हमने पोजीशन माना वो r1 माना, दूसरे के लिए पोजीशन है मान लीजिए पोजीशन वेक्टर r2 है, तीसरे के लिए पोजीशन वेक्टर r3 है, और चौथे के लिए पोजीशन वेक्टर r4 है। ठीक, हमने क्या किया कि चार ऑब्जेक्ट लिए m1, m2, m3, m4 के, उसको हमने क्या किया एक पोजीशन पे रखा और पोजीशन को मेजर कर दिया ओरिजिन से, यानी उसको रिप्रेजेंट कर दिया कहाँ से, ओरिजिन से। अब हमें कोई इसका, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये चार ऑब्जेक्ट अपने पास हैं, इन चारों को मिला के एक सिस्टम हमने बनाया, यानी सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट अपने पास है। अगर इसमें कहीं एक पॉइंट ऐसा हम देखना चाहें जहां पे ये चारों मास का कॉम्बिनेशन मास, यानी इन चारों का जो मास है वो एक ही पॉइंट पे प्रेजेंट हमें को मिल जाए, ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना है, जिसको हम क्या कहेंगे सेंटर ऑफ मास कहेंगे। तो आइए ऐसा मैं पॉइंट मान लेता हूं कि इसमें ऐसा जो पॉइंट है वो मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, सपोज कर रहे हैं अपन कि यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, ऐसा जो पॉइंट है वो मिल रहा है अपने को इस वाले पॉइंट पे, यहाँ मिल रहा है इसका एक पॉइंट ऐसा, और उस पॉइंट की जो पोजीशन है उसको हम मान ले हैं कि ये जो पोजीशन है इसको बोल देंगे आर, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है उसको आर, कैपिटल आर सी एम बोल दिया हमने। ठीक है, तो ये आर सी एम जो निकल के आएगा अपने पास, सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास वो जो उसकी पोजीशन अपने पास आएगी उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4, और आगे ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, आगे इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा इसको, ये लो, हाँ, जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है अपने को वो मिलेगी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4, इसी प्रकार से आगे ये चलता रहेगा। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, इस प्रकार से। यहां से एक चीज समझ में आई कि वो मास उसकी पोजीशन, मास उसकी पोजीशन, मास उसकी पोजीशन, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और सबको क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, यानी m1 r1 m2 r2 m3 r3। r क्या है पोजीशन वेक्टर, और r जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या क्या हो सकता है, r जो अपने पास पोजीशन वेक्टर है उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं xi yj प्लस zk, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर है x y z, तीनों डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं इसको xi कैप, yj कैप और zk कैप, यानी इस r को हम इस प्रकार से वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो r को समझ में आ गया क्या है। अगर हमें एक एक कोऑर्डिनेट निकालना हो इसका, जैसे एक्स एक्स निकालना हो, केवल वाई वाई निकालना हो, केवल जेड जेड निकालना हो, अभी एक प्लेन में है तो इसके पास एक्स भी और इसके पास वाई भी, यानी यहाँ पे तो अपने पास क्या है दो ही कोऑर्डिनेट, एक तो एक्स एक्सिस है, एक दूसरा क्या है वाई एक्सिस है, लेकिन मैं जेड एक्सिस भी इस पे ले लूँ तो भी हम क्या निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये वाली जो वैल्यू है अपने पास
इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहिए। हाँ, एक बात और, इसमें ये सब वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इस पे हमने क्या लगा दिया, येलो वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो क्या लगा दिया मैंने, वेक्टर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं। आगे देखिए, यदि हम इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करना चाहें, भाई हमें एक्स अक्स निकालना हो, एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट और जेड का कोऑर्डिनेट, तीनों अलग अलग निकालने हो, तो अब हम क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले यदि मेरे को निकालना है कि केवल मेरे को तो सेंटर ऑफ मास एक्स का ही चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, ठीक है, अपॉन m1 m2 m3 m4, ये तो चार लिए हमने मास, और भी हो सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम x का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। इसी प्रकार से हम y का निकाल लेंगे, इसी प्रकार से किसका निकाल लेंगे, y का निकालेंगे। देखो y का जो सेंटर ऑफ मास निकालना हो हमारे को, तो हम निकालेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4। इसी प्रकार से और भी मास हो सकते हैं इसमें आगे, अपॉन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, इसी प्रकार से हम z का लिखना चाहिए। अभी तो यहाँ पे तो दो ही लिए हमने, लेकिन तीसरा भी अपने पास हो तो हम z का भी लिख सकते हैं इसमें। किसका लिखें, z का। तो देखो z सेंटर ऑफ मास z, यानी हम ये कहेंगे कि इसमें जो हमारे पास z का कोऑर्डिनेट भी हो, तो हम उसका z की पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए फिर मैं कहूं कि z वाली जो कोऑर्डिनेट है उसमें हमारे को सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखनी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, z सेंटर ऑफ मास इक्वल टू वही सेम बात m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 m3 z3 प्लस m4 z4। इसी प्रकार से चलता रहेगा आगे, अपॉन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, और इसी प्रकार से अपने पास वैल्यू आगे चलती रहेगी। यानी कुल मिला के हमने एक चीज देखी कि अगर हमारे को सेंटर ऑफ मास निकालना है या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, तो हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, और इसमें हमारे पास r जो है वो तीनों ही डायरेक्शन में बोलूं या फिर बोलूं तीनों ही जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी r की वैल्यू एक्स आई वाई जे जेड की। अगर ये वेक्टर में है तो डायरेक्ट हम r की वैल्यू यहाँ पे पुट करके वैल्यू वेक्टर में निकाल सकते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम x की पोजीशन, y की और z की तीनों की देख सकते हैं। जब हमारे को पॉइंट में दे रखा हो, फिर मैं बोलूं कि x की अलग वैल्यू दे रखी हो, y की अलग, z की अलग, यानी x का कोऑर्डिनेट अपने को अलग है, y z तीनों का कोऑर्डिनेट मिल रहा है, और कोऑर्डिनेट में हमारे को सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की निकाल लेंगे और z की निकाल के वैल्यू, और फिर हम उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, ऑफ ए बॉडी और सिस्टम, ऑफ ए बॉडी और सिस्टम, बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ए पॉइंट वेयर द whole mass of the body can be considered to be concentrated, and if an external force act, वहां पे यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूवमेंट करने लग जाएगा। द बॉडी मूव एज इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट, एट दैट पॉइंट, यानी हमें उस बॉडी को चलाने के लिए वो एक पॉइंट पे भी फोर्स लगा देंगे तो पूरी बॉडी एक साथ मूवमेंट करने लग जाएगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अपने को समझ आया। अब हम सेंटर ऑफ मास में कुछ एग्जाम्पल लेके और अच्छे से समझते हैं।
भाई हमने फॉर्मूले तो लिख लिए, हमने ये वैल्यू तो लिख ली, ये फॉर्मूले तो लिख लिए, लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं, या फिर मैं बोलूं इसे वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो अपन सीखते हैं। आइए एकदम छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। छोटा सा एग्जांपल क्या लेता हूं कि यहां पे मैं क्या मानता हूं, एक ऑब्जेक्ट तो ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक। अगर मैं इसकी वैल्यू भी ले लूं, इसकी वैल्यू भी ले लूं, तो मैं लिख देता हूं ये 5 kg का है और ये मैं ले लेता हूं 20 kg का है, ठीक है। इसको 50 ले लेता हूं फिर मैं, ये 15 kg का है, ये 20 kg का है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं, ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है अपने पास, चलो इसको मैं मान लेता हूं 10 मीटर है। डिस्टेंस कितनी है अपने पास, 10 मीटर, ये है अपने पास 10 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली, 2 मास ले लिए, एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। अब हमें इनके बीच में आएगा सेंटर ऑफ मास, बीच का मतलब इनके यहां से लेकर यहां तक कहीं भी क्या कर सकता है, सेंटर ऑफ मास लाई कर सकता है, बाहर भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि इनकी जोइनिंग लाइन पे आए, हाँ वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो बॉडी के अंदर ही मिले, बाहर भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी अपने को सेंटर ऑफ मास मिल सकता है। अब आइए 2 ऑब्जेक्ट हमने लिए, एक 15 kg का, एक 20 kg का, और दोनों को हमने रख लिया 10 मीटर पे, ठीक। इतनी बात समझ आई। अब आगे हम करते हैं सेंटर ऑफ मास की खोज, है ना। सेंटर ऑफ मास की खोज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मानने की जब अपनी बात आए तो हम वो वैल्यू मानते हैं जो कैलकुलेशन में इजी हो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें हम क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे कोई न कोई, क्योंकि हमें क्या लेना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है। क्योंकि हमने जो एग्जांपल से पहले हमने ये देखा वैल्यू, तो इसमें हमने क्या लिया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके उसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया, या फिर मैं बोलूं पोजीशन वेक्टर को लिखा है हमने। तो जब हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगी तब तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब पोजीशन वेक्टर के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या मानेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप 3 मान सकते हो, 3 क्या 4 5 7 जितने भी हो मान सकते हो आप, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे भी मान सकते हो कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे बोलो कि मैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां मानूंगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लीजिए आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये भी मान सकते हो, ये भी मान लिया आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप यहां पे भी मान सकते हो, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप यहां पे भी मान सकते हो, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप यहां पे भी मान सकते हो। यानी पहला काम क्या करना है अपने को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना है, यानी कम से कम पहले ये तो पता करें कि ये पोजीशन कहां कहां है। यहां भी मान सकते हो लेकिन ये डिस्टेंस आपके पास नहीं है, तो पहले इसको x मानोगे, फिर दूसरे को y मानोगे, ऐसे करके आप क्या करोगे, कैलकुलेशन को थोड़ी कठिन बना लोगे। और हमें क्या करना है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने। तो उस वाली कंडीशन में हम ऐसी वैल्यू मानते हैं ताकि कोई ना कोई वैल्यू 0 होकर जल्दी अपने को वैल्यू मिल जाए, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि मैं ये बोलूं कि यहां से आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, या फिर इस वाले मास से आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, भाई इससे इस मास से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ होगी, या फिर ये जो 15 kg वाला है इस मास से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। अगर ऐसी बात हमसे पूछी गई है तो हम ये सोचते हैं कि ऐसी कैलकुलेशन करें तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए अपने को, उसको माइनस प्लस ना करना पड़े, समझ रहे हो, यानी कैलकुलेशन हमारे को कम करनी पड़े। ऐसी वैल्यू हम क्या करें, एज्यूम करें, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम करें। तो क्या ये लेना अपने लिए सही है, क्या ये लेना अपनी समझदारी है? जब अपनी समझदारी नहीं है तो फिर हम इसको क्यों लें, ये तो टाइम ज़्यादा लगाएगा, तो इसको लेना समझदारी है नहीं है। तो इसका मतलब इसको तो मैं साइड ही कर दूं, फिर ये एक तो अपने को क्या करना है, हटा ही देना है, यानी तीनों में से कोई एक चूज करना है, कोई भी एक चूज करना। अगर मैं ये बोलूं कि ऐसा सेंटर ऑफ मास चूज करो, या ऐसा रेफरेंस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चूज करो जिसमें कोई एक मास ओरिजिन पे आ जाए। एक मास जैसे ओरिजिन पे आएगा तो उसको एक मास की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 0 आ जाएगी, यानी एक कैलकुलेशन तो कम हो जाएगी अपनी। तो या तो ये लें या ये लें, बीच वाला ना ही यूज करें तो अच्छा है, यानी बीच वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हम नहीं यूज करें तो ही अच्छा है।
ये लो, इसको यूज करने में हमारी समझदारी है नहीं, बाकी अब कर सकते हैं अपन यूज, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जब अपने को एज्यूम करना तो हम कहीं भी कर सकते हैं इसको, है ना। या तो ये लूं या ये लूं, समझदारी की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए बता रहे हैं कि इजी वे में अगर अपने को करना है तो या तो हम ये यूज करें या फिर ये यूज करें। अगर आप ये यूज कर रहे हो तो इसमें 50 kg है, ओरिजिन पे आ गया। तो जब मैं ये कहूं कि 50 kg से कितनी डिस्टेंस पे आएगा, तब तो ये करना थोड़ा कैलकुलेशन को इजी कर देगा, माइनस प्लस का झंझट खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट जो निकालोगे वैल्यू। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को करते रहते हैं, वैल्यू उसकी निकाल लेते हैं, जो वैल्यू अपन निकाल रहे हैं वो वैल्यू आते ही ऑप्शन अपन ढूंढने लग जाते हैं, और कई बार संयोग से ऐसा होता है कि वही वैल्यू अपने को ऑप्शन में मिल जाती है लेकिन वो गलत होती है। जैसे हम ये वाला ओरिजिन माना, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि 20 kg से बताओ कितनी डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट होगा, जबकि हम इसको लेकर के 15 kg वाले से लेकर के हमने इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल दी, लेकिन निकली कहां से वो 50 kg वाले से, पूछा क्या है 20 kg वाले से, ऑप्शन में दोनों मिल गए अपने को। तो हम क्या ले रहे हैं, इसको लेकर के वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो वैल्यू अपने पास आ गई, हम तुरंत क्या करते हैं, ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं, और ऑप्शन मिल जाता है, आंसर हम टिक कर देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, आंसर अपना गलत होता है ना। तो ऐसे हमारे को करना है नहीं, ऐसे हमको नहीं करना। तो इसलिए हमारी समझदारी यही है कि हम पहले इसको कर लें। देखो पहले जब हम शुरू कर रहे होते हैं तब हमारे माइंड में सब चीज़ रहती है कि कहाँ से पूछा है, कौन सी वैल्यू अपने को निकालनी है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करने लग जाते हैं तो फिर अपने माइंड से वो निकल जाता है कि हमें वैल्यू कौन सी फाइंड करके रखनी है। यानी क्वेश्चन भी हमें आता है, हमने सॉल्यूशन भी उसका कर लिया, आंसर फिर भी गलत हो गया, यानी 4 तो गए एक साथ और चला गया, तो नुकसान हुआ ना। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम पहले ही तैयार रहें कि हम ऐसा पॉइंट लें जहां से हमसे पूछा गया वही ओरिजिन मान लें। अपन दोनों से कर सकते हैं, लेकिन जहां से पूछा गया वही यदि हम ओरिजिन मान लें तो कुछ इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ओरिजिन माना, तो मैं इसको हटा दूं क्या, चलो इसको मैं दोबारा बना देता हूं, है ना। ये लो, सेम ही बनाऊंगा। ये अपने पास एक मास है और दूसरा मास ये था अपने पास, ये हमने 20 kg लिया था और ये हमने 10 kg है, सॉरी 15 kg लिया था, 15 kg, और यहाँ पे अपने पास 10 मीटर की थी वैल्यू। अभी तक हमने सोल्व नहीं किया, चाहिए वैल्यू भी हम बदल सकते हैं, ठीक है। अब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया ये वाला, चलो ये मान लेते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये माना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई अपने पास, 0 0 हो गई। इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या हो गई अपने पास, 10 और 0 हो गई। चाहे तो हम पोजीशन से निकाल लें, या फिर हमें दिख रहा है कि एक ही लाइन पे दोनों लाई कर रहे हैं, मतलब इसके पास वाई तो होगा ही नहीं कोऑर्डिनेट, केवल एक्स होगा, तो हम डायरेक्ट पोजीशन भी इसकी क्या कहें निकाल सकते हैं आराम से। क्या लिखेंगे, हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास जो हम निकालेंगे उसके लिए हम पोजीशन जो लिखेंगे सेंटर ऑफ मास की, वो क्या लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे m1 मल्टीप्लाई r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो देखो m1 हमारे पास है 15, लेकिन r1 क्या है 0 क्योंकि ओरिजिन पे, प्लस m2 अपने पास है 20 मल्टीप्लाई r की वैल्यू मतलब डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 20, यानी अपने पास ये वैल्यू आ गई, देखो 200 तो ऊपर आ गया मल्टीप्लाई से, ये तो 0 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया अपने पास 35, देखो 5 से इसको काटूं तो मैं ये 7 टाइम, ये 40 टाइम, यानी अपने पास आ गया 40/7 मीटर। कहाँ से आया है 15 kg वाले से, फ्रॉम 15 kg मास, जो 15 kg का मास है वहां से इसका 40/7 मीटर पे क्या करेगा सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास 40/7 मीटर का, जैसे मान लीजिए यहाँ है आर सेंटर ऑफ मास। तो समझ आई बात कि जब भी अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पहले एक ऑब्जेक्ट को आप क्या मान लो
ओरिजिन पे मान लो, इजी हो जाएगा। नहीं भी मानोगे तो भी हो जाएगा। आप कहोगे मत यही मान लो इस ओरिजिन को, मान सकते हैं। उसके लिए फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर वाली वैल्यू एक्स ले ली, इधर वाली 10 माइनस एक्स ले ली। ये माइनस में लेंगे, ये प्लस में। ये तो हम लोग को पता ही है कि जब भी हम ये वैल्यू लेते हैं तो इधर सब पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखते हुए हम क्या मानेंगे, वैल्यू को लिखेंगे, यानी जब भी हम ओरिजिन वो मानेंगे अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं इसको समझने के लिए। अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू आपको बता रहे हैं, उसकी पोजीशन आपको बता रहे हैं, और वैल्यू सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो हम इसमें निकालेंगे। देखो सीखते हैं। मैं ये बोलता हूं कि अपने पास एक 2 kg का मास है और वो रखा हुआ है अपने पास पोजीशन 2, 3 और 0 पे। 2 kg का मास कहाँ पे रखा हुआ है, 2, 3 और 0 पे। एक मैं लेता हूं 3 kg का मास और वो रखा हुआ है अपने पास 0, 2 और 3 पे। ठीक है, एक और लेता हूं मैं मास 4 kg का और वो रखा हुआ अपने पास 1, 2 और 3 पे। 1, 2 और 3 पे। हमारे को देखना है सेंट्रोमास का जो कोऑर्डिनेशन आएगा वो क्या आएगा, सेंट्रोमास का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, जिसको मैं बोल दूं एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड, ये वैल्यू हमारे को क्या करनी है, फाइंड करनी है। आइए देखते हैं। इसमें तो अपने को ओरिजिन मानने वाला वो झंझट नहीं है, जो पहले से ओरिजिन मान के दे रखा है कि ये यहाँ पे 2 और 3 पे, 2, 3, 0 पे, 0, 2, 3 पे, 1, 2, 3 पे। यहाँ पे इनकी पोजीशन बता रखी है अपने को। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसमें एक्स भी है, वाई भी और जेड भी। इसका मतलब हम एक्स के अलग निकाल लें, वाई का अलग निकाल लें और जेड की वैल्यू अलग निकाल लें। लिखते हैं पहले, सबसे पहले मैं एक्स निकाल रहा हूं। एक्स के लिए क्या लिखोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस कितने मास है, 3 मास है तो m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, ठीक है, आइए आगे चलते हैं। m1 2 kg, x की वैल्यू 2 प्लस m2 3 kg, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, ये x y z ऐसे तो लिखते हैं अपन 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, यानी ये 4 kg, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, डिवाइडेड बाई अपने पास ये वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 और 3 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4। ये वैल्यू क्या आ गई, देखो ये आ गया 4, ये हो गया 0, ये भी 4 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया अपने पास 9, यानी अपने पास वैल्यू आ गई 8/9। ये तो आ गई एक्स की वैल्यू 8/9, ये तो आ गई अपने पास एक्स की वैल्यू 8/9। ठीक है, दूसरी निकालते हैं हम y की। आइए y की वैल्यू निकालते हैं। तो y का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या आएगा अपने पास m1y1। तो m1 कितना है 2, y1 कितना है, देखो इसका y1 ये रहा 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई y2 यानी 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई मास हमने ऐड कर ही रखा 9, तो डायरेक्टली क्या लिख दूं मैंने 9। ठीक है, आगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे देखो 6 प्लस 6 प्लस 12/9, यानी ये कितना आ जाएगा अपने पास 24/9। 6 6 12 है, 12 और 12 क्या हो गया 24/9। ठीक है, 6 6 और 12, हाँ ठीक। इसी प्रकार से हम निकाल देते हैं किसकी, जेड की पोजीशन।
एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया, अब जेड ओ निकाल लें। जेड के लिए देखिए 2 kg का सबसे पहले मास m1, z1 की वैल्यू 0 प्लस m2 मतलब 3 kg मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू कितनी है 3। देखो कर दिया ना, इसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ हमने क्या कर दिया, देखो ये 4 kg है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और हमने क्या लिख दी इसकी 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 8, ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 20/9। अब तो सही लिखा ना, 2 kg 3 पे, ठीक है, 3 kg 2 पे, सही है, 4 kg 2 पे, अब ठीक है, ठीक है। 3 kg की पोजीशन 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई मास तो हमने ऐड करके रख रखा कितना 9, ये कितना हो, देखो ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, 9 + 12/9 यानी कितना आ गया अपने पास 21/9, 21/9। यानी इसको अगर हम और भी सोल्व करना चाहें तो 7/3, यानी अपने पास जो वैल्यू आई है, जो कोऑर्डिनेट आया है सेंटर ऑफ मास का, वो क्या आया अपने पास, x की वैल्यू 8/9, y की वैल्यू 20/9। अगर इसकी ये वैल्यू लिखें तो 21/9 और यह लिखें तो 7/3, ये अपने पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई। तो क्या हम इस प्रकार से इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चले तो आइए इसी प्रकार से हम शुरू करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। देखिए 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास 10 kg है, दूसरे का मास है 20 kg, ठीक है, और ये रखे हुए हैं कहाँ पे, 2 एंड पे रखे हुए हैं, किसके, एक रिजिड रोड है, एक रोड है, उसके किनारे पे रखे हुए हैं 10 kg और 20 kg, और उसकी लेंथ क्या है रोड की 10 विथ द नेग्लिजिबल मास, मतलब इस रोड का मास क्या है 0 ही मान लो, मतलब इतना इसका मास है जिसको आप काउंट नहीं करना, उसको क्या करना है छोड़ना है। तो क्या इसको रोड को आप रोड मानोगे, डिस्टेंस ही बताने के लिए रोड का नाम लिया है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg, हमारे को बताना है कि जो 10 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे उस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, वो अपने को बतानी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक मास ये और एक मास ये, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है इसको, ये 10 kg का है और ये कितने का है 20 kg का, और डिस्टेंस इसमें 10 मीटर की, कर सकते हैं आराम से। इसको क्या मानूंगा मैं, ओरिजिन मानूंगा, ऐसे ये y है और ये क्या है इसका x है, मान लिया ओरिजिन। ओरिजिन माना तो 10 किस पे आ गया 0 पे आ गया, यानी मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है, पोजीशन निकालना है सेंटर ऑफ मास की, तो मास हो गया 10, कहाँ पे बैठा हुआ है ओरिजिन पे, तो 0 प्लस इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये 20 × 10 डिवाइडेड बाई 20 + 10 मास, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 30, ये इससे कट गया, तो कितना है अपने पास 20/3। भाई हम क्या कर सकते थे, इस मास को इस मास की डिस्टेंस ले रखिए, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, ये जो मास है m × 0 प्लस m मल्टीप्लाई बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई m + m, ये 1 मान लो, ये 2, ये 1 और ये 2, और डायरेक्ट हम सेंटर ऑफ मास की वैल्यू रख सकते थे, ठीक है। तो यानी इसके सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या है अपने पास 20/3। चलो और करते हैं, देखो प्रैक्टिस। हाँ ये देखिए ऑप्शन अपने पास है वेक्टर फॉर्म में अपने पास क्या है ऑप्शन है, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे। 3 आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास m, 3 अपने पास स्फीयर हैं और हर का मास कितना है m है, आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल,
एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, उसके कोने पे ये मास रखे हुए हैं, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन बना लेते हैं। ये लो, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये जो मास रखे हुए हैं ये कोने पे रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक मास यहाँ रख दिया एम का, एक मास यहाँ रख दिया एम का, एक मास यहाँ रख दिया एम का, ठीक। आगे, जिसमें ये जो दोनों साइड परपेंडिकुलर हैं, उन साइड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 मीटर। यानी ये वाली साइड ये भी 2 मीटर की है, ये वाली साइड ये भी क्या है, 2 मीटर की है। अब अपने को एक पॉइंट बताना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड आर द, ठीक है, ओरिजिन। फाइंड द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब वेक्टर फॉर्म में इसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी है। तो यदि हम वेक्टर में इसकी वैल्यू को रख दें तो क्या वेक्टर अपने पास आ सकता है। यानी मैं ये बोलूं कि इधर वाले डिस्टेंस है ये वाली, इसको मैं अगर डायरेक्शन के साथ लिखूं, इसको डायरेक्शन के साथ लिखूं तो यहाँ पे आई लगा सकता हूँ एक्स में, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको क्या मान लिया एक्स, और इसको क्या मान लिया मैंने वाई। तो एक्स वाले डायरेक्शन में आई लगा सकता हूँ, और वाई वाले में क्या लगा सकता हूँ मैं, इसके जे लगा सकता हूँ, यानी 2 आई और 2 जे। आगे चलते हैं। देखो, अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो मैं इसको ओरिजिन मान लूं। यहाँ पे ये तो काम करना है अपने को, इसका ओरिजिन मान लिया हमने। जैसे इसका ओरिजिन माना तो ये आ गया अपने पास डिस्टेंस, और ये आ गया अपने पास डिस्टेंस। अब क्या कर देते हैं इसको सोल्व क्या करोगे, देखो जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है उसको किस प्रकार से लिखोगे, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मास कितना है इसका, मास कितना है इसका, मास है m, तो ये लिख दिया m। पहले की पोजीशन कितनी है, 0, अच्छा 3 है ना इसमें मास, इसमें मास है अपने पास 3, तो यहाँ पे लिखूंगा m3 r3 डिवाइडेड बाई ये 3 इसके साथ फिर 3 मास है ना, 1 2 3, ठीक है। एक का मास की वैल्यू क्या आ गई अपने पास भाई, एक तो ओरिजिन पे बैठा है तो 0 पे, प्लस दूसरा मास कहाँ पे बैठा है, तो देखो ये 2i पे बैठा है, मल्टीप्लाई 2i, प्लस तीसरा मास कहाँ बैठा है, तो मल्टीप्लाई 2j डिवाइडेड बाई तीनों मास का ऐड होगा तो कितना आएगा, 3m। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो m दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ और 2 भी कॉमन ले लूँ तो यह आ जाएगा अपने पास i प्लस जे, 2m कॉमन ले लिया तो आ गया i प्लस जे डिवाइडेड बाई 3m। m से m मैंने काट दिया, m से m जैसे ही हम काटेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2/3 i प्लस जे, 2/3 i प्लस जे का कैफ, 2/3 i प्लस जे, 2/3 i प्लस जे। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, कर सकते हैं आराम से अपन। ये जो वैल्यू अपने को दे रखी है उसी से तो निकालना है अपने को, अलग तो कुछ करना है। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, जिसकी हम बात कर रहे थे वही आ गया। देखो एक दो बॉडी है अपने पास, 1 kg की और 3 kg की, 1 kg और 3 kg। पोजीशन वेक्टर अपने को दे रखे i प्लस 2j प्लस के माइनस 3i माइनस 2j प्लस के, ये अपने पास इसकी पोजीशन दे रखी है। और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ही पूछी है, ऑप्शन भी किसमें है, ऑप्शन भी किसमें है अपने पास, वेक्टर में। जब ऑप्शन भी अपने पास वेक्टर में तो हम यदि वेक्टर में ही इसको पुट कर दें, और वैसे अपने पास सेंटर ऑफ मास जो वेक्टर में तो आता है, सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1, ऐसे तो लिखते थे अपन, m2 r2 m3 r3, कितने इसमें, 2 ही हैं इसमें, 2 ले लेता हूं मैं, ये लो डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये तो वैल्यू लिखते थे अपन, लिख दिया। यहाँ पे वैल्यू लिखो मास की, देखो मास पहला है 1 kg, 1 kg मास है, इसकी पोजीशन क्या है, 1 kg मास की पोजीशन ये है, 1 kg मास की पोजीशन है i 2j प्लस के, इस पे कैप है, ये पोजीशन है हमारे पास 1 kg मास की। दूसरा है 3 kg मास, तो 3 kg मास की पोजीशन क्या है अपने पास, माइनस 3i माइनस 2j प्लस
के। ये अपने पास 3 kg वाले मास की पोजीशन है, 3 kg वाले मास की पोजीशन है। अगर हम आगे देखें इसको तो m1 प्लस m2, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। अब इसको हम आगे सोल्व करें तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो आई, ये तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके, तो ये तो वैल्यू ऐसी कैसी आएगी, आई 2j प्लस के प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये देखो माइनस में चला जाएगा, 9 आई माइनस 6j प्लस 3k डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए ये है प्लस का आई, ये है माइनस का 9 आई, तो कितने बचेंगे अपने पास आई यहाँ पे 8 आई किसके माइनस के, 8 आई किसके बचेंगे माइनस के। ये देखो 2j, ये माइनस का 6 के, मतलब माइनस का 4j बचेगा अपने पास 4j। ये माइनस के ये प्लस का k और ये प्लस का 3k, मतलब कितना हो जाएगा डो के, k और 3k कितना हो गया 4k, ये लो 4k डिवाइडेड बाई कितना है अपने पास मास 4, 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो देखो 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 आई, 4 को 4 से करेंगे तो माइनस का j, और k को 4 से करेंगे तो k प्लस का k। ये वाली वैल्यू जो होगी अपने पास वो इसका करेक्ट आंसर होगा। माइनस का 2 आई, माइनस देखो प्लस का 2 है, दूसरा है माइनस का 2 आई, माइनस का j और प्लस का k, यानी सेकंड ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट आंसर है। कर सकते हैं आराम से भाई, हम पोजीशन को भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे रख के, वैसे पोजीशन नहीं होती अपने पास, ये पोजीशन ली हुई होती है, ये पोजीशन वेक्टर तो r1 r2, तो कर दिया इसको सोल्व हमने। आइए आगे और देखते हैं इसमें, 3 मास आर प्लेस ऑन एक्स एक्सेस 300 ग्राम 500 ग्राम और 400 ग्राम है अपने पास मास, यानी हमने क्या करना है, ये एक हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले ली, इसमें अपने को बताई है पोजीशन कहाँ कहाँ रखा मास को। तो देखिए इसमें 300 ग्राम मास है वो ओरिजिन पे है, मतलब 300 ग्राम का मास तो यहीं पे है ओरिजिन पे, ये तो है 300 ग्राम का मास, ठीक है। फिर 500 ग्राम का है 40 पे, यानी ये एक पॉइंट मान लिया हमने 40 पे है, एक्स की वैल्यू 40 है, वाई की वैल्यू 0, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, एक्स की वैल्यू दे रखी है अपने को, वाई की वैल्यू नहीं गिवन है, इसका मतलब वो 0 है, और जब वो y की वैल्यू 0 तो x पे ही रखा है, यानी x एक्सिस पे ही हम इसको लेके चल रहे हैं। ये दूसरा मास है जो है अपने पास 500 ग्राम का, और ये डिस्टेंस जो अपने को गिवन है वो कितनी है 40, इसको 40 और 0 मान सकते हैं, ये 0 0 हो गई, ये 40 और 0 हो गई। तीसरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए ये रखा हुआ है 400 ग्राम का, और ये कहाँ है 70 पे, यानी 70 और 0, तो क्या y की वैल्यू हम ले, कोई मतलब नहीं लेने का, तीनों के साथ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो y की वैल्यू क्यों लेनी अपने को, x ही ले लेते हैं। तो देखिए इसमें डिस्टेंस लेते हैं, पहले सेंटर ऑफ मास की हम पोजीशन देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखो 300 ग्राम मल्टीप्लाई 0 प्लस 500 ग्राम मल्टीप्लाई 40, क्योंकि ये 40 की डिस्टेंस पे, प्लस 400 ग्राम मल्टीप्लाई 70 और डिवाइडेड बाई 300 ग्राम 500 ग्राम और 400 ग्राम, ठीक है। अब यहां से हम वैल्यू लिखें तो क्या आएगी, देखिए ये तो 0 हो गया, इसकी अगर हम बात करें तो कितना गया 2000 हो जा रही क्या, नहीं 4 0, 5 4 20 और 3 0 ये है, तो ये होगी 40 प्लस 28 000 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, देखो 7 और 5 12, ये आ गया अपने पास वैल्यू 12। तो देखो 2 0 से 2 0 काट दूं मैं, एक इसका काट दिया, दो इसका काट दिया, कॉमन लेके काटते हैं इसको, है ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको शॉर्ट में भी सीखना है। ये 200 और ये 280, मतलब कितना हो गया 480 डिवाइडेड बाई 12, ये ग्राम में थी, ये भी ग्राम में थे, तो ग्राम से ग्राम तो कट गया, वैल्यू किस में आएगी सेंटीमीटर, वैल्यू किस में आएगी सेंटीमीटर में, ये कितना आ गया 40, यानी कितना आ गया 40
सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। कर सकते हैं आराम से, कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये आ गया अपने पास 480 और ये आ गया 12 9 हाँ सही 48 सही है। ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहे ना। आइए, हाँ ये तो आपको बाद में देखेंगे। ये यहाँ पे एक वेलोसिटी का, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि अपने पास दो स्फीयर हैं, एक का मास m है और एक का मास है 5 है, यानी दो हम स्फीयर ले लिए, ये एक स्फीयर ये ले लिया और एक स्फीयर मैंने ये ले लिया। ठीक, इसका मास है वो m है। चलो एक बार इसका और कर देते हैं। ये इसकी सेंटर का, सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, यानी इसका ये सेंटर है, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो भी मान लेंगे अपन, ये सेंटर इसका। ठीक, इसका मास है अपने पास m और इसका मास है 5 है। क्लियर इतनी बात है। अब ये बोल रहा है कि इसके बीच में जो सेपरेशन है सेंटर टू सेंटर वो कितना, देखो इनिशियली सेपरेशन बिटवीन दिस सेंटर्स इक्वल टू 12 बार, यानी इसका सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है 12 बार है। ठीक है, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और आकर के एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ग्रेविटी के कारण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो वो डिस्टेंस बतानी है आपको जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट चल के आएगा। सबसे पहले तो ग्रेविटी की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे। वो क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम वैक्यूम में रखते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूटन ने ऐसा बताया था कि जब दो बॉडी या फिर मतलब दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ये भी चल के जा रहा होता है, ये भी चल के जा रहा होता है, तो ये कहाँ जा करके टकराएंगे, कोलिजन तो होगा क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो एक टाइम पे तो ये भिड़ेंगे दोनों एक दूसरे से, तो कौन सा कहाँ तक चलेगा। तो इसके लिए हम उसमें सीखते हैं कि जिसका मास कम है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। हम वो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं इस बात को लिख कहूँ कि जिसका मास कम है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इसको यदि मैं कन्वर्ट करके और इस प्रकार से कह दूं कि ये ऑब्जेक्ट वहां टकराएंगे जहां इनका सेंटर ऑफ मास होगा, ये ऑब्जेक्ट वहां टकराएंगे जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ है, इस पे इस लाइन पे यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ आके टकरा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस चला है, कुछ ये डिस्टेंस चला है। अब एक बात बताइए कि ये वाला जो पॉइंट है इस पे इन दोनों को सेंटर टकरा जाएंगे क्या भाई, दोनों जो सर्किल है स्फीयर है अपने पास, ये एक दूसरी तरफ मोशन तो कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि इस वाले पॉइंट पे हमने सेंटर ऑफ मास अज्यूम किया है यहाँ पे, तो इस वाले पॉइंट पे दोनों के सेंटर टू सेंटर मतलब दोनों के सेंटर है वो टकरा जाएंगे, या फिर इनकी केवल और केवल सरफेस टकराएगी यहाँ पे आके। तो अपने को देखने में जो लग रहा है वो यही तो लग रहा है कि इसके जो सेंटर है वो तो नहीं टकराने वाले, केवल और केवल क्या टकराएंगे, इसके केवल और केवल क्या टकराएंगे, यहां करके इसके क्या टकराने वाले हैं, इसके क्या टकराने वाले हैं यहाँ पे आगे, अरे हाँ देखिए इसके क्या टकराने वाले हैं यहाँ पे आगे, यानी ये सेंटर टू सेंटर तो नहीं टकराएगा। ये ऑब्जेक्ट आ गया, छोटा हो गया क्या, बड़ा कर देते हैं इसको, ये लो। ठीक, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस प्रकार से यहाँ पे आ गया, तो इसके क्या टकराएंगे यहाँ पे आगे, सरफेस टू सरफेस टकराएंगे।
सरफेस से सरफेस आगे टकराएगी इसकी। जब सरफेस से सरफेस आगे टकरा रही है और इस पॉइंट की हमारे को डिस्टेंस बतानी है, तो ये ऑब्जेक्ट चला कितना, ये ऑब्जेक्ट तो इतना ही चला, इतना ही चला ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब ये तो इतना ही चला है केवल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये कितना चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब समझने वाली बात क्या थी कि ये जो दोनों स्फीयर हैं ये केवल इतना ही चलेंगे जितना कि ये सरफेस टू सरफेस इस पे आके टकरा जाए, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, यानी हमें पता चल गया कि इसके सरफेस से सरफेस आगे टकराएगी, तो सरफेस से सरफेस की डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी, देखो इसकी जो रेडियस है वो r है और इसकी रेडियस है वो 2r है। ठीक है, एक की रेडियस r है, दूसरे की रेडियस 2r है, एक की रेडियस r है, दूसरे की 2r है। तो ये वाली डिस्टेंस हम बोले सरफेस से सरफेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल 12 थी अपने पास, 2r इसकी माइनस कर दो, r इसकी माइनस कर दो, तो देखो 12 में से 2 माइनस किया तो कितना बच गया 10, 10 में से r माइनस किया मतलब 9, यानी इसको 9r की पोजीशन से हमारे को क्या देखना है, सेंटर ऑफ मास देखना है। भाई हम पहले ही इसको माइनस कर लिए तो हमें बाद में नहीं करना है इसमें माइनस, क्योंकि कैलकुलेशन करते करते फिर हम इस बात को भूल जाएंगे कि ये सेंटर से नहीं, ये कहाँ से लेनी है, सरफेस से लेनी है, इसलिए इसमें से रेडियस माइनस करनी है, वो नहीं करेंगे अपन, इसलिए हमने पहले ही इसको माइनस कर दिया कि ये और ये इन दोनों पॉइंट के बीच में आके टक्कर होने वाली है, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जो है इसके वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि इसके ये वाली डिस्टेंस, इसके लिए ये वाली। मैं ये मानता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, इस पे ओरिजिन मान के चलता हूं। जैसे मैं इस पे ओरिजिन मानूंगा, यानी ये स्फीयर है, इस पे ओरिजिन मान के चलूंगा, तो फिर मैं क्या कर दूंगा इसको, देखिए सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन हमें बतानी है, तो पहले का मास है m मल्टीप्लाई 0, m मल्टीप्लाई 0, क्योंकि इसको क्या मान लिया ओरिजिन पे, तो दूसरे कितना हो जाएगा m मल्टीप्लाई 9r, अच्छा m नहीं 5m था, यानी m किस गए 5m अपने को करना है, 5m मल्टीप्लाई 9r डिवाइडेड बाई 6r, 6m, m इसका मास 5m इसका मास, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 6m, तो 6m हमने लिख लिया। ये वैल्यू क्या निकल के आई अपने पास 45mr बाई 6m, m से m काट दिया हमने, m से m काटने के बाद हमारे पास बचा 45r बाई 6, 3 से इसको काट सकते हैं अपन, 3 से इसको काटेंगे, 3 2 जा और ये 3 15, ये कितना आएगा अपने पास 15/2r, मतलब इसको लिख सकते हैं 7.5r, ऑप्शन को देख के 7.5 हो सकता है ये भी ऑप्शन अपने पास, तो हम फिर इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, तो 7.5r इसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ये सेंट, यानी ये छोटे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो 7.5r चलते ही टकरा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अपने को सोल्व करना है, कर सकते हैं आराम से। और देखता हूं इसमें कोई क्वेश्चन आपके, ये देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पे सबसे पहले करता है वो, तो भाई m1 r1 तो करता है वो, तो डिस्टेंस से भी करता है, डिस्टेंस होती है इसकी, उसके बाद मास ऑफ पार्टिकल पे भी करता है, फॉर्मूले में हमने देखा। तो किस पे नहीं करता, जब 3 पे करता तो अपने को पता कि 4th पे नहीं करेगा, जब 3 अपने को पता है तो चौथा अगर हमें नहीं भी पता तो भी हम आंसर क्या दे देंगे 4th ही देंगे, जबकि 4th पे डिपेंड नहीं करता। आइए हाँ, इसको मैं ऐसे बोलने वाला था, ये क्वेश्चन बीच में आ ही गया, चलो इसको क्या हटाएंगे तो क्या करवा ही देते हैं, उसे बोल देता हूँ मैं आपको, ये बीच में क्वेश्चन आ गया अपना एक। तो ये कह रहे हैं 2 पर्सन ऑफ मासेस 55 kg और 65 kg रिस्पेक्टली आर एट द ऑपोजिट एंड ऑफ ए बोट, एक नाव है उसके दोनों ऑपोजिट किनारे पे खड़े हैं, वो क्या करते हैं,
बोट है वो 3 मीटर क्या है लंबी है और 100 केजी उसका क्या है वेट है। इनकी तो इन्फॉर्मेशन अपने को जरूरत नहीं है ज़्यादा। फिर दूसरी बात है 55 केजी वाला जो इंसान है वो 65, जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक बोट है, ये इसका ये किनारा है, दूसरा ये किनारा है, ठीक है। ये इधर से कोई इंसान खड़ा है 65 केजी का, इधर खड़ा है 55 केजी का, दोनों अपने क्या करते हैं चेंज कर ली, पोजीशन चेंज कर ली या फिर एक दूसरी तरफ आ रहे हैं चलती। तो सेंटर ऑफ मास में क्या चेंजमेंट आएगा वो बताना अपने को। दोनों क्या कर रहे हैं देखो, हाँ ठीक है। द बोट इन स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाय, कितना शिफ्ट हुआ। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जब हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जब कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करते हैं तो सीधा सीधा ये निकल के आता है कि अगर बाहर से इस पे फोर्स नहीं लगा है, मास का चेंजमेंट नहीं हुआ है बाहर से कुछ भी, अंदर ही अंदर जो हो रहा है उसको अगर हम देखते जाएं तो उससे अंदर ही अंदर का जो कॉन्सेप्ट है उसके कॉन्सेप्ट है इस पे सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इसको हम कॉन्सेप्टली आगे पढ़ेंगे, है ना। ये क्वेश्चन तो बीच में आ गया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब ये अपने पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की टर्म लेके कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है इसमें हम क्या करेंगे कि ये बाहर से तो कोई मास का चेंजमेंट या फिर मैं बोलूँ कोई फोर्स का चेंजमेंट हो नहीं रहा, अंदर ही अंदर की जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास का चेंजमेंट कुछ भी नहीं आएगा, यानी इसमें सेंटर ऑफ मास का चेंजमेंट 0 आएगा, ठीक है। बाकी हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये लो, ठीक है। हो जाता है कई बार ऐसे क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं एक आध, ठीक है, जिसको यहाँ पे नहीं पढ़ना अपने को। ये देखिए 3 पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास 10 केजी, 1.5 केजी, 2.5 केजी आर प्लेस एट 3 कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया। ये राइट एंगल ट्राइंगल के 3 कोने हैं, यहाँ पे मास रखा हुआ है 10 केजी, 1.5 या 10 है, चलो इसको निकालेंगे तो पता चलेगा। ये 10 केजी, 1.5 और 2.5, ठीक है। अब अपने पास ये 3 कॉर्नर पे रखे हुए हैं, साइड अपने पास 4 है, 3 है और 5 है। अपने को सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, और बतानी कहां से है देखो, ऑप्शन को भी देखना है। ऐसे लग जाओगे तो फिर टाइम वेस्ट जाएगा। पूछा है 1 केजी से, देखो पूरे ऑप्शन 1 केजी से, आप लग रहे हो 2 केजी से, ओरिजिन आप 2 केजी वाले पे मान लिया और फिर लगे हुए हो, ये वाली साइड भी ले रखी है आपने, ये वाली भी ले रखी है, आंसर आपका आया नहीं रहा। फिर आप 1 वाले से देखोगे, अरे ये क्या हुआ, ऑप्शन में तो एक 2 वाला 2.5 वाला है ही नहीं अपने पास। तो उसके लिए हमें क्या करना, पहले ऑप्शन को भी नजर से देख लेना कि चारों में क्या है 1 केजी है। इसका मतलब दूसरा हमें क्यों लें ओरिजिन, ओरिजिन क्या लें अपन 1 केजी वाले को ही ओरिजिन मान लें। जैसे ही 1 केजी वाले को ओरिजिन मानेंगे तो ये डिस्टेंस आ गई एक्स की, आ गई वाई की, लेकिन इसमें वेक्टर का कहीं कोई ऑप्शन है नहीं, तो वेक्टर फॉर्म में अपन इसको लेंगे नहीं। क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस ले लेंगे और इसकी डिस्टेंस ले लेंगे, समझ रहे हो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, हाँ वेक्टर में तो नहीं है लेकिन इसकी साइड पूछे, देखो राइट राइट राइट, अबो 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 अबो, इसका अबो की बात कर रहा है तो ये ऊपर वाले की बात कर रहा है, राइट की बात कर रहा है तो इस वाले की बात कर रहा है। तो पहले तो इसका निकाल लेते हैं, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इस वाले वैल्यू का। तो देखो इसमें एक्स तो 0 हो गया, इसमें 0 हो गया, ये बचा एक, निकालते हैं पहले सेंटर ऑफ मास इसका निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास। चलो देखो क्या से मैं रखता हूं, ये तो 0 हो गया, 1 × 0 प्लस 1.5 × 3, 1.5 × 3 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई, एक्स का कोई कोऑर्डिनेट है क्या, नहीं है, यानी हम किसकी निकाल रहे हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। इसको मैंने मान लिया एक्स, इसको क्या मान लिया मैंने ओरिजिन में एक्स मान लिया, और इसको क्या मान लिया ओरिजिन पे, ये वाई मान लिया, यानी ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हमने अज्यूम कर लिया इसको। तो पहले एक्स का निकाल रहे हैं, तो एक्स पे देखो ये है, इस पे एक्स की वैल्यू क्या 0 है क्योंकि वाई पे, और वाई पे एक्स और जेड दोनों की वैल्यू क्या होगी 0 अपॉन मास कितना देखो 2
0.5 1.5 यानी 4 हो गया, एक ये 5, ये हो गया 5 वैल्यू 5। ठीक है, फिर अपने पास ये वैल्यू सोल्व करते हैं अपन। तो ये आगे देखो 4.5 प्लस प्लस क्या 0, प्लस तो है ही नहीं, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ गया 0.9। 0.9 किधर है, 0.9 इधर इस वाले डिस्टेंस, यानी इस वाले एक्सेस पे ये वाली डिस्टेंस कितनी है 0.9, तो 0.9 मतलब कहीं यहाँ इसके आसपास आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो अपने पास 1 kg का जो मास है उसके राइट में कितना आना चाहिए, 1 kg मास, उसके राइट में कितना आना चाहिए 0.9। तो पहले तो देखते हैं 0.9 किस किस में है, तो इसमें तो नहीं है 0.9, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन सेकंड में 0.9 है। तो क्या अब हम दूसरा भी निकालेंगे, अब तो निकाल लेंगे लेकिन एग्जाम में नहीं निकालना, यानी ऑप्शन अपने पास क्या आ गया सेकंड आ गया, ऑप्शन क्या आ गया सेकंड आ गया, मिल गया अपने को यहीं से। अगर हम ये वाली वैल्यू निकालें इधर वाली, तो ये क्या आएगा देखो, y सेंटर ऑफ मास इक्वल 1 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि ये तो ओरिजिन पे है, प्लस 1.5 मल्टीप्लाई भी 0 हो गया, प्लस ये 0 पे है, ये 0 पे, y की वैल्यू 0 इस पे भी, तो ये कितना आ गया 2.5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना होगा देखो 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है अपने पास वैल्यू। इसका मतलब ये वैल्यू जो आपने ली है ये वाली, ये क्या है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है अपने पास ये जो वैल्यू है ये 10 kg है। अरे ये क्या बन गया, ये जो वैल्यू है ये कितनी है 10 kg है, ऊपर 10 kg लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसको हम ठीक कर देते हैं, ये लो 10 kg। ठीक है, जब इसको 10 kg लेंगे अपन, ये कितना आ रहा 45.45, ठीक ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है 5, ये वाली वैल्यू भी ठीक है, राइट का मतलब, अच्छा ओ ऑप्शन गलत चूज कर लिया हमने, ये सही है अपना, ये वैल्यू भी सही है, ये 1 पॉइंट ही था। हाँ ये देखो इसमें आ गया 5, हो जाता है कई बार ऐसे चलते चलते, कुछ सोचते सोचते हम कुछ ही सोचने लग जाते हैं। ये 5 ठीक है, ठीक है अपना सही है। देखो ये x है, ये किधर है इधर, ये राइट में, लेकिन ये तो क्या लिखा हुआ है, अब वो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है अब वो लिखा हुआ है, मतलब ये तो ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, तो ये तो ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, तो इसमें राइट कहाँ लिखा हुआ है, तो आ जाओ इसमें भी अपन ढूंढ लेंगे, ये रहा एक ही ऑप्शन है थर्ड वाला, यानी ये क्या है राइट लिखा हुआ है। हमने ये तो देख लिया, लेकिन ये अबो वाला पॉइंट नहीं देखा, तो अब अबो के ऊपर तरफ निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको हम सोल्व करें तो ये आ रहा है यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 4 यानी क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2, यानी ये आ गया अपने पास 2 किधर है 2 सेंटीमीटर किधर है ऊपर की तरफ, भाई ये इससे ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, मतलब अबो, ये रहा 2 सेंटीमीटर अबो, यानी ये क्या आ गया अपने पास इक्वेशन का जो आंसर है वो कौन सा आया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या है अपने पास थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड करनी है, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आई होप कि हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा है। ये था अपना सेंटर ऑफ मास का एक छोटा सा लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।